आप सभी का एचडी क्लासिक यूट्यूब चैनल में यूपी ट्रिपल एस पीईटी में सामान्य अध्ययन में आज हमारा होगा यह नंबर सेट नंबर 16वां। और आपको बता दें सेट 16 में हम लोग टोटल जो 50 क्वेश्चन हमारा होगा वह साथियों हिस्ट्री का है, इस पे हम लोग बात करेंगे। इसी प्रकार से सेट 17 जो होगा ये भी टोटल हमारा 50 क्वेश्चन हिस्ट्री का होगा, इस पर हम लोग बात करेंगे। इससे पहले जो हमने आपको 15 मॉडल पेपर करा दिया आप उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होंगे वो उससे अलग होंगे। फिर जो हमारा सेट नंबर 18 और 19 होगा, हम इसमें साथियों आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन कराएंगे। करंट अफेयर से जितने भी जनवरी से लेकर के अब तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब हम इसे कवर करा देंगे, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि 5 तारीख सुबह तक हम सारा सेशन अपलोड कर दें, क्योंकि शाम को सबको 5 को निकलना होगा, एग्जाम सेंटर काफी दूर बना है। तो चलिए देखते हैं, एक आसान सा सवाल कह रहा है कि मौर्य काल के पतन के बाद मध्य एशिया के निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत पर आक्रमण किया था। तो यहाँ पे सवाल में होना चाहिए था भारत में सर्वप्रथम आक्रमण किया था, ठीक है, क्योंकि आक्रमण तो ये सभी लोग करते हैं, लेकिन इनमें पहले कौन आक्रमण किया था यहाँ पे ये बात लिखना चाहिए था, ठीक है। तो एग्जामिनर का यही मतलब है कि भाई सबसे पहले आक्रमण किसने किया था। साथियों सबसे पहले आक्रमण आप जानते हैं मध्य एशिया से हिंद यवन शासकों ने आक्रमण किया। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर, ए हो जाएगा सही जवाब। देखिए आप जानते हैं मौर्य काल जब खत्म हो जाता है तो साथियों मौर्य उत्तर काल आ जाता है, और मौर्य उत्तर काल में एक विदेशी शासक भी हमारे यहाँ आक्रमण कर देते हैं। सबसे पहले जो आक्रमण करता है वह हिंद यवन शासक करता है, जिसे हम इंडो ग्रीक के नाम से जानते हैं। इसके बाद शक शासक आक्रमण करते हैं दूसरे नंबर पे। उसके बाद पहला शासक जिसे हम पार्थियाई भी कहते हैं वो आक्रमण करते हैं। उसके बाद साथियों कुषाण शासक आक्रमण करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानकारी आपको रखना होगा। अगर हम बात करेंगे हिंद यवन को लेकर के साथियों, तो एक व्यक्ति है डेमेट्रियस प्रथम, यह पहला हिंद यवन शासक है जो भारत पे आक्रमण करता है, ठीक है। और यहीं पर आप जानते हैं एक व्यक्ति है साथियों मिनांडर, ठीक है, मिनांडर। तो आपने एक किताब पढ़ा होगा बौद्ध धर्म में साथियों मिलिंद पन्हो। तो आपने पढ़ा होगा मिलिंद पन्हो में बौद्ध भिक्षु नागसेन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि नागसेन, और नागसेन के साथ साथ में एक और व्यक्ति है जिसका नाम है साथियों मिनांडर। तो इनके बीच में संवाद कहाँ पे मिलता है, तो मिलिंद पन्हो में देखने को मिलता है। तो यही वाले मिनांडर हैं साथियों जो हिंद यवन वंश से संबंधित है, ठीक है। अच्छा, हिंद यवन शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई हुई है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमारी अपनी राजधानी बनाते हैं साथियों साकल। इसी का ही एक और शासक है, एक और वंश होता है जो हिंद यवन का ही वंश है, इसका नाम है साथियों यूकेट्राइट्स वंश। अब डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि समय भी कम है और हमें फालतू चीजें पढ़ना भी नहीं है। तो यूकेट्राइट्स वंश की राजधानी आपसे डायरेक्ट पूछेगा तो आप बता दीजिएगा तक्षशिला, और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक होगा एंटियोलकिड्स। तो इनका नाम याद रखना, ज्यादातर मुझे चांसेज है कि साकल इसकी राजधानी आपसे पूछी जा सकती है साथियों, ठीक है। अगला सवाल है, श्री शांतमूल निम्नलिखित में से किस वंश के संस्थापक थे। तो अभी आपको पता होगा, मैंने इससे पहले आपको बताया था कि किस तरह से जब सातवाहन वंश खत्म होता है तो कई सारे राजवंश आ जाते हैं साथियों। इन्हीं में एक राजवंश आता है इक्ष्वाकु राजवंश, जिसके जो संस्थापक हैं वह श्री शांतमूल है। तो इस प्रकार जो सही जवाब हो जाएगा वह आपका हो जाएगा बी राइट आंसर, ठीक है। अब समझेंगे यहाँ पे अभीर वंश। तो आप जानते हैं अभीर वंश का जो प्रमुख केंद्र था, आपने पढ़ा था महाराष्ट्र यानी मुंबई में है, ठीक है, इनका प्रमुख केंद्र था। और इस वंश के संस्थापक कौन है साथियों, ईश्वर सेन है। इक्ष्वाकु वंश की बात करें तो श्री शांतमूल इसके संस्थापक थे, और इस वंश के शासक आंध्र प्रदेश में खास करके कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में शासन करते थे साथियों, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि पुराणों में निम्नलिखित में से किस वंश को श्री पार्वतीय वंश या आंध्र भृत्य के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन में देगा आंध्र सातवाहन, गलत मत करना। इक्ष्वाकु वंश को ही हम आंध्र भृत्य या स्त्री पर्वतीय के नाम से जानते हैं। और ये जो लोग थे साथियों यह सातवाहनों के सामंत थे, यानी सातवाहन के यहाँ साथियों यहाँ पे ये लोग नौकरी करते थे, ठीक है। ये लोग बौद्ध मत के पोषक थे, यानी बौद्ध मत को मानते थे। इस वंश के शासक एक हैं जिसका नाम है पुरुष दत्त। इन्होंने नागार्जुन कोंडा में एक स्तूप का निर्माण करवाया हुआ है। अब चूंकि बौद्ध मत से ये लोग संबंधित थे तो जाहिर सी बात है स्तूप का निर्माण जरूर करवाएंगे, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, कह रहा है कि गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। गुप्त वंश में साथी वैसे बहुत सारे शासक हैं, पर सबको याद नहीं रखना है। अंतिम शासक विष्णुगुप्त होते हैं, पर स्टार्टिंग के 4-5 लोग को आपको याद रख लेना है। तो अगर आप ध्यान रखेंगे तो स्त्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक है, तो जाहिर सी बात है यह पहले शासक हो जाएंगे, यानी ये विकल्प नहीं हो सकता। स्त्रीगुप्त के बाद आप देखेंगे तो साथियों तो इनका पुत्र है घटोत्कच, वह शासक बनता है। तो स्त्रीगुप्त के बाद घटोत्कच शासन में बनता है, यानी पहले के बाद तीसरा, पहले के बाद तीसरा, ये विकल्प भी आपका गलत हो गया। फिर उसके बाद साथियों घटोत्कच के बाद समुद्रगुप्त शासक में आता है, तो तीसरे के बाद समुद्रगुप्त आ जाएगा दूसरा। तो तीसरे के बाद दूसरा इस विकल्प में दिख रहा है, यानी सी फॉर कोरोना, सॉरी सी आपका हो जाएगा राइट आंसर साथियों, ठीक है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका सी। अब देखिए गुप्त वंश के जो इतने शासक हैं इनका थोड़ा नाम कठिन है, पर स्टार्टिंग के 3-4 लोग का याद कर लीजिए। जैसे स्त्रीगुप्त तो गुप्त वंश के संस्थापक हैं, और गुप्त वंश के अंतिम शासक हैं विष्णुगुप्त। इन दोनों का नाम आपको याद हो जाना चाहिए।
फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे साथियों घटोत्कच है, फिर समुद्र चंद्र स्कंद चंद्र। तो ये तो सबको याद ही हो गया होगा, समुद्र चंद्र को याद रखिएगा, समुद्रगुप्त, फिर उसके बाद चंद्र को याद रखिएगा, फिर उसके बाद स्कंद को याद रखिएगा, मध्य स्कंद गुप्त, फिर उसके बाद चंद्र आ गए। तो समुद्र चंद्र स्कंद चंद्र आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बीच में एक बार आता है कुमार स्कंद और पुरु बुद्ध नरसिंह आ जाते हैं, ठीक है। बस इतना बहुत हो जाएगा। तो कुमार गुप्त तक आप याद रखिएगा, स्कंद गुप्त का याद रखिएगा, स्कंद गुप्त के बाद पुरुगुप्त, फिर बुद्धगुप्त, नरसिंह, फिर भानु, फिर वैन्यगुप्त, फिर कुमार गुप्त सेकंड, और अंतिम वाला याद रखिएगा विष्णुगुप्त। कुछ को याद कर लीजिए, बाकी छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इतना कौन याद कर पाएगा। अगला, गुप्त वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने देवराज या फिर देवगुप्त की उपाधि धारण की थी। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पेपर में आया भी है। तो याद रखिएगा साथियों, जो चंद्रगुप्त है इसने अपने आप को देवराज या देवगुप्त की उपाधि धारण की हुई है। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पे जो चंद्रगुप्त प्रथम है इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की हुई है, जबकि समुद्रगुप्त इन्होंने पराक्रमांक कांच या कविराज की उपाधि धारण की हुई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो है साथियों या देवराज या देवगुप्त की उपाधि, स्कंद गुप्त को हम क्रमादित्य बोलते हैं, नरसिंह गुप्त को हम बालादित्य के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है साथियों। प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब होता है साथियों एक लेख, एक प्रकार का प्रशस्ति है, उस पर साथियों लेख लिखा गया है। समुद्रगुप्त के विजय के बारे में जानकारी मिलती है, इस बात बिल्कुल सही है। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है, ये बात भी सही है। समुद्रगुप्त ने पृथ्व्या प्रथम वीर की उपाधि धारण की है, ये वाला स्टेटमेंट भी आपका सही है, यानी उपयुक्त सभी स्टेटमेंट आपका सही है, डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ध्यान रखिएगा। समुद्रगुप्त के एक मंत्री है जिनका नाम है साथियों हरिसेठ, और इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति पर कुछ लेख लिखे हैं, और वो लेख किस भाषा में है, किस शैली में है, तो वो चंपू, जैसे आप देवनागरी शैली होती है ना, ऐसे ही चंपू शैली में प्रयाग प्रशस्ति पर हरिसेठ ने लेख खुदवाए हैं, और उस लेख में हम समुद्रगुप्त के विजय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। एक इतिहासकार है विंसेंट स्मिथ, इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा हुआ है। समुद्रगुप्त चूंकि बीड़ा उड़ा बजाता था, इसीलिए इसने स्वयं को कविराज की उपाधि धारण की है, और यह बीड़ा प्रेमी था, यानी बीड़ा को भी बजाता था साथियों। इसने स्वतः को पृथ्व्या प्रथम वीर यानी पृथ्वी का प्रथम वीर की उपाधि धारण की हुई है। इसके समय में ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत में कुछ शासक है जिनका नाम आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कुस्तलपुर के राजा है धनंजय, अमुक्त के राजा है नीलराज, जबकि पालक के राजा उग्रसेन है, कंची के राजा साथियों विष्णुगुप्त। तो इनका नाम आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, आवश्यक है, जरूरी है। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित में से किसने अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया था। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर स्कंदगुप्त। यहाँ पे कह रहा है कि अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय, और इनको हरा दिया था। तो इनको हराए थे चंद्रगुप्त द्वितीय, और हरा करके ब्याग शैली में चांदी के सिक्के मालवा क्षेत्र में लॉन्च करते हैं। तो इस प्रकार सी आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर, सही जवाब। अब आपको एक बात और पता चल गया होगा कि शकों के अंतिम शासक कौन है। तो साथियों याद रखिएगा, शक वंश के अंतिम शासक थे रुद्र सिंह तृतीय, जिन्हें कौन हराता है, चंद्रगुप्त द्वितीय, जो विक्रमादित्य देवराज या देवगुप्त की उपाधि को धारण करते हैं। एक प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से किसका समय गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है। तो जवाब होगा चंद्रगुप्त द्वितीय का समय। और रुद्र सिंह तृतीय को हराने के बाद तो आप जानते हैं कि शक शासक मालवा क्षेत्र में है, तो मालवा में इन्होंने ब्याग शैली में चांदी के सिक्के भी चलाए, और ये सिक्के मतलब शक शासकों पर विजय का प्रतीक माना गया। इस पॉइंट को थोड़ा साथियों आपको ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में समुद्रगुप्त के दरबार में साथियों 9 रत्न हुआ करते हैं, और इन 9 रत्नों के बारे में दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे जो शंकु नाम के 9 रत्न है साथियों, यह जादूगर नहीं थे, यानी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बेताल भट्ट जादूगर हुआ करते हैं। तो 9 रत्नों में साथियों एक रत्न है जिनका नाम है बेताल भट्ट, और साथियों यह बेताल भट्ट यह जादूगर थे। तो इस प्रकार से डी आंसर हो जाएगा, यही वाला आपका सही सुमेलित नहीं है। तो ध्यान रखना होगा यहाँ पे। देखिए नवरत्नों में कौन कौन नवरत्न है, तो पहले रत्न की बात करेंगे तो कालिदास, आप जानते हैं कवि और नाटककार भी हैं। धनवंतरी जानते हैं चिकित्सा आयुर्वेद से संबंधित है, जबकि अमर सिंह आप कोशकार हैं, मतलब ये ट्रांसलेटर का काम करते हैं साथियों, ट्रांसलेट का काम करते हैं। शंकु जी जो है वो ये चौथे हैं साथियों, वास्तुकार हैं। बेताल भट्ट आप देखेंगे तो ये जादूगर और कवि भी हैं। घटकर पर ये कवि भी हैं साथियों, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे वाराहमिहिर खगोल शास्त्री और गणितज्ञ भी थे। बररुचि साथियों यह संस्कृत और व्याकरण के विशेषज्ञ हैं। क्षणपक जो है वो रहस्यमय विद्वान है साथियों, मतलब ये थोड़ा सा ऐसे जानते हैं, मतलब एक तरह समझिए जैसे तांत्रिक वाला सिस्टम वैसा, ठीक है।
अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? और यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लगाना, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे एक शासक है नासिरुद्दीन खुसरो शाह, जो कि हिंदू से कन्वर्ट होकर के मुस्लिम बना हुआ है, यहाँ पे ध्यान रखना होगा, हिंदू से भाई साहब कन्वर्ट हुए हैं। तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह आपका हो जाएगा जवाब, यानी प्रश्न का जवाब होगा सी। इन्हीं के दरबार में देवी देवताओं की पूजा होती है, हिंदुओं की देवी देवताओं की, ठीक है? देखिए, हम बात करेंगे खिलजी वंश के कुछ शासकों को लेकर के, तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की बात अगर करेंगे, तो इन्होंने सबसे पहले अल इमाम उल इमाम की पदवी धारण की हुई है। इन्होंने अपने आप को खिलाफतुल्लाह या अल वासिक बिल्लाह की उपाधि भी धारण की हुई है। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान थे जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया हुआ है तथा खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार किया, और यह प्रश्न पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि किस शासक ने स्वतः को यानी स्वयं को खलीफा घोषित किया है। मेरे भाई याद रखिए, घोषिता नहीं घोषित किया है, तो जवाब होगा आपका कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, नोट कर लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था को भाई साहब ने खत्म कर दिया। एक व्यक्ति का नाम है साथियों नासिरुद्दीन खुसरो शाह, इन्होंने स्वयं पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की है। ये सवाल भी पेपर में आ चुका है कि किसने पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण कर दी है, ठीक है? तो इनके खिलाफ एक नारा चलता था, इस्लाम का शत्रु यानी इस्लाम खतरे में है, और इन्हीं के शासनकाल में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो जाहिर सी बात है इस्लाम वाले जरूर चिल्लाएंगे इस बात को लेकर के। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि तुगलक वंश के शासकों को हमें कालक्रम से लगाना है। तो आप जानते हैं गयासुद्दीन तुगलक यह तुगलक वंश के संस्थापक है, तो इस प्रकार से पहला हो जाएगा, ये तो थे ही। गयासुद्दीन के बाद साथियों मोहम्मद बिन तुगलक शासन में आते हैं, ये बात भी सही है। इनके बाद साथियों फिरोज शाह तुगलक शासन में आते हैं, ये भी बात सही है, तो चौथा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो 1 2 3 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी मेरे भाई डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, यानी राइट आंसर, ठीक है? समझेंगे इस बात को। देखिए तुगलक वंश में कुल 8 शासक हैं, इनको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा एक बार पेपर में, क्योंकि आया भी है, पेट में पूछा गया है। तो हम बात करेंगे गयासुद्दीन तुगलक, फिर सेकंड नंबर मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, अबू बकर शाह, फिर नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, फिर महमूद नासिरुद्दीन महमूद। तो इनका क्रम एक बार नहीं याद होगा, 2 3 बार पढ़ेंगे तो काम बन जाएगा। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करिएगा। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, तो अभी आपने देखा बिल्कुल सही है, आप कहोगे हाँ सर ये बात तो सही है। इसने कृषकों की सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया। क्या गयासुद्दीन तुगलक ने नहर का निर्माण कराया था साथियों? अब यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि गयासुद्दीन तुगलक ने नहर का निर्माण बिल्कुल कराया था। तो दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, सी हो जाएगा आपका प्रश्न का सही जवाब, ठीक है? समझेंगे मेरे दोस्त, गयासुद्दीन तुगलक तो इसने अपने आप को गाजी मलिक की उपाधि धारण की है, जिसका मतलब होता है काफिरों का घातक। तो यहाँ पे याद रखना होगा कि यह तुगलक वंश का संस्थापक भी है, और इस वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद है साथियों। यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है, कौन? नासिरुद्दीन तुगलक, जो कि गाजी की उपाधि धारण करता है, जिसका मतलब होता है काफिरों का घातक, ठीक है? अलाउद्दीन खिलजी के समय में साथियों यह जो है सीमा का रक्षक था, उसे ये पद अलाउद्दीन खिलजी ने दिया हुआ है, ठीक है? इसने जो है साथियों मंगोलों को पराजित करता है, यहाँ पे याद रखना होगा, मंगोलों को पराजित करने के कारण इसे मलिक उल गाजी के नाम से भी जाना जाता है। सल्तनत काल में यातायात व्यवस्था और डाक व्यवस्था प्रणाली को सुव्यवस्थित रूप से प्रारंभ किया है भाई गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है? इसने कृषकों के लिए साथियों नहरों का भी निर्माण कराया, लेकिन विस्तृत रूप से अब अगर आप देखें तो फिरोज कराता है, नहर वाले ज्यादा खुदवाने का काम करता है, फिरोज शाह तुगलक करता है, पर स्टार्टिंग भाई साहब ने कर दी है गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है? अगला प्रश्न करेंगे, राजमुंद्री अभिलेख में निम्नलिखित में से किसे दुनिया का खान कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या अबू बकर शाह? तो भैया यहाँ पे ये जो नाम आता है साथियों वह गयासुद्दीन तुगलक के संदर्भ में आता है। इसे जो है दुनिया का खान कहा गया है, कहाँ पे? राजमुंद्री अभिलेख में। तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में ये विचार आता है साथियों, बी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, ठीक है? देखेंगे गयासुद्दीन तुगलक का ही बच्चा जो लड़का है साथियों अभी जूना खान, ठीक है? गयासुद्दीन तुगलक का ही जो मोहम्मद बिन तुगलक बनेगा वो जूना खान ही है, ठीक है? 1321 ईस्वी में सबसे पहले तेलंगाना पे इसने जूना खान के नेतृत्व में आक्रमण कराया था, और उस समय तेलंगाना में राय प्रताप रुद्रदेव शासक थे और इन्होंने अपना आत्मसमर्पण कर दिया था। जब आत्मसमर्पण कर दिया तो तेलंगाना का नाम इन लोगों ने बदल दिया, और बदल करके तेलंगाना का नाम रख दिया सुल्तानपुर। और यही जूना खान साथियों आगे चल के देखेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाएगा, ठीक है? राजमुंद्री अभिलेख में हमें मिलता है कि जो गयासुद्दीन तुगलक है उसे दुनिया का खान कहा गया है। तो कौन से अभिलेख में? राजमुंद्री अभिलेख में। और किसे कहा गया है? तो आप कहोगे गयासुद्दीन तुगलक को कहा गया है। और इसी के द्वारा साथियों तुगलकाबाद नामक नगर को भी बसाया गया था, यानी तुगलकाबाद नगर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था, ठीक है? अगला मेरे भाई,
1333 ईस्वी में इब्न बतूता निम्नलिखित में से किसके समय में भारत आया था? तो इब्न बतूता कह रहा साथियों किसके समय में भारत आया था? तो याद रखेंगे इस समय साथियों मोहम्मद बिन तुगलक का शासन है और यही वो मोहम्मद बिन तुगलक है जिसका नाम जूना खान है साथियों। ठीक है, तो बी हो जाएगा आपका प्रश्न का सही जवाब। देखेंगे जरा सा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो साथियों इसे जो है जूना खां या मलिक फखरुद्दीन या फिर अब्दुल मजाहिद के नाम से भी लोग पुकारते थे और इसने याद रखिएगा अमीर उल मोमिन का उपाधि धारण किया हुआ है। खुद को अपने सिक्कों पर जिल्ली लाह भी लिखवाता था। इसी का नाम साथियों उलूग खान भी है जिसकी चर्चा ऊपर हुई है। इब्न बतूता साथियों कब भारत में आया था? तो याद रखना होगा 1333 ईस्वी में साथियों भारत आया था और सुल्तान यानी जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था, काजी अपॉइंट कर दिया था और अपना जो है दूत बना करके साथियों राजदूत बना करके इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने चाइना भेजा था यानी चीन भी भेजा था। अब जानते हैं इसने किताबुल रहला नामक पुस्तक लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमें विस्तृत जानकारी मिलती है साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा कृषि से संबंधित विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की गई थी? यानी दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग कौन बनाया था? साथियों जानते हैं ये काम यही करते हैं भाई मोहम्मद बिन तुगलक साहब। तो दीवान ए अमीर कोही नामक नया डिपार्टमेंट यह साथियों बनाते हैं। तो बी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। समझेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की योजना और उनके कुछ सुधार को लेकर के। तो याद रखेंगे सबसे पहले 1325 ईस्वी में इसने गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र में राजस्व की वृद्धि कर दी। ऐसा पहला व्यक्ति था जो राजस्व को बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन दुर्भाग्य ये थे साथियों कि उस समय द्वाब क्षेत्र में अकाल पड़ गया जिसके कारण से इसकी ये वाली स्कीम पूरी तरह से फेल हो जाती है। आगे चल के 1326-27 ईस्वी में अपनी राजधानी इसने दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, और जितने भी मौलवी मौलाना वगैरह थे वो सब दिल्ली से दौलताबाद चले गए साथियों। ठीक है, और दौलताबाद जो है इस्लामी शिक्षा का केंद्र बन गया। लेकिन बाद में ये दौलताबाद वाला स्कीम इसका फेल हो जाता है क्योंकि बहुत सारा काम दौलताबाद से नहीं हो पा रहा था। तो बाद में चल के आप देखेंगे तो 1335 या शायद 36 के आसपास में फिर से इसे जो है राजधानी दिल्ली बनाना पड़ता है। तो इसका दिल्ली वाला मिशन भी फेल हो जाता है, राजधानी परिवर्तन का भी मिशन फेल हो जाता है साथियों। 1329 ईस्वी में इसने क्या किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। सांकेतिक मुद्रा का मतलब जो चांदी वगैरह की मुद्रा थे साथियों उसी के समरूप इसने जो है तांबे की भी मुद्राएं चला दी। तो सारे लोगों ने क्या किया? तांबे का मुद्रा चलाने लगे, अपने घर पे बना के देने लगे और चांदी की मुद्राएं अपने पास जमा करने लगे। इस कारण से साथियों पूरी तरह से भ्रष्टाचार फैल गया और इसका सांकेतिक मुद्रा वाला स्कीम भी फेल हो गया, ये भी खत्म हो गया। जिस कारण से एक व्यक्ति हैं एडवर्ड टॉमस, इन्होंने कहा भाई ये धनवानों का राजकुमार। क्या कहा? धनवानों का राजकुमार। क्यों? क्योंकि ये ऐसा व्यक्ति है जो अब तांबा जमा करेगा और चांदी जनता जमा कर रही थी, है ना? तो इसलिए एडवर्ड टॉमस ने कहा है धनवानों का राजकुमार। किसे कहा है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा है। अच्छा, इसने कृषि क्षेत्र में सुधार करने के लिए दीवान ए अमीर कोही नामक डिपार्टमेंट बनाया जिसमें अमीर ए कोही नामक प्रधान को अपॉइंट किया था साथियों। ठीक है, इसकी कोई योजना सफल नहीं होती। इसीलिए बर्नी लिखते हैं कि जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो जनता कहती है कि जनता को राजा से और राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई साथियों। ठीक है, आगे देखेंगे बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में एक रोजगार दफ्तर खुलाया था? बहुत ही आसान सा सवाल है। यह काम साथियों फिरोज शाह तुगलक जी के द्वारा किया गया। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। भाई साहब रोजगार देने की बात करेंगे, समझिएगा। बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक तो इनका जो मूल नाम है साथियों वह है कमालुद्दीन फिरोज। इन्होंने सैयद उस सलातीन खालिफ का नायब या सल्तनत युग का अकबर, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किसने खुद को सल्तनत युग का अकबर की उपाधि धारण की है? जवाब होगा आपका फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, बर्नी कहता है कि फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान था। बर्नी जो है फिरोज शाह तुगलक को पहला सच्चा मुसलमान भी कहते हैं। याद रखना होगा कि साथियों एक टैक्स है हक ए सर्व या सिंचाई कर है जो कि फिरोज तुगलक ने स्टार्ट किया हुआ है। जो जजिया कर लगाया जाता है हिंदुओं पर साथियों, यह भी जो है इसी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, जजिया कर। ठीक है, दासों के लिए इसने साथियों दीवान ए बंदगान नामक नया डिपार्टमेंट बनाया था। बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए साथियों रोजगार दफ्तर की भी शुरुआत इसने दिल्ली में करी हुई है। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में ये स्टेटमेंट आपको याद रखना होगा। दीवान ए खैरात नामक डिपार्टमेंट निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो साथियों ये वाला काम भी करते हैं फिरोज शाह तुगलक। तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिएगा दीवान खैरात जो इनका डिपार्टमेंट है साथियों यह दान विभाग था। दरअसल इसमें जो है निर्धनों और वृद्धों को सामाजिक सुरक्षा हेतु साथियों दीवान ए इस्तिहाक यानी पेंशन विभाग जो है वो बनाया गया। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, दिल्ली में इसने खैराती अस्पताल भी खोला है जिसका नाम है साथियों दारुल सफा या फिर सिफा खाना।
यह एक खैराती अस्पताल था जहाँ पर निःशुल्क में साथियों इलाज किया जाता था। इसने जो है साथियों लोक निर्माण विभाग की भी स्थापना की है फिरोज शाह तुगलक। और आप जानते हैं जौनपुर नगर की स्थापना इसका भाई है, इसका नाम है साथियों मोहम्मद बिन जौन खान। तो मोहम्मद जौन खान की स्मृति में जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया। जौनपुर को ही हम सिराज ए हिंद के नाम से जानते हैं साथियों, जो कि सरकी काल में कला और साहित्य का केंद्र था। यह सवाल हमसे पेपर में कई बार पूछा गया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का अंतिम शासक है? अभी तो ऊपर हमने चर्चा किया था, आपको पता होगा नासिरुद्दीन महमूद साथियों यह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तो ये हो जाएगा प्रश्न का आपका राइट आंसर यानी सही जवाब। ठीक है, अब देखेंगे तो 1398 ईस्वी में इसी के समय में नासिरुद्दीन महमूद के समय में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था साथियों। यानी तैमूर, जानते हैं तैमूर आता है साथियों, ठीक है, मध्य एशिया से। तो तैमूर का आक्रमण 1398 में होता है, किसके समय में? नासिरुद्दीन महमूद के समय में होता है साथियों। याद रखिएगा इसका ही तैमूर का ही मूल नाम होगा साथियों तेमुचीन। क्या होगा? तेमुचीन, इसी को बुलाते हैं साथियों। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक की बात करेंगे तो आज जानते हैं इन्होंने फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद, इन सबसे 300 से ज्यादा नगरों की स्थापना इनके द्वारा कराया गया साथियों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नए कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, समझेंगे मेरे दोस्त। क्वेश्चन कह रहा है कि खिज्र खान ने रैयत आला की उपाधि धारण की है, इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की है। ध्यान रखना होगा कि भाई इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की है। ठीक है, मतलब खुद को सुल्तान घोषित नहीं किया, बल्कि रैयत ए आला पद से अपने आप को नवाजा। बिल्कुल सही है। सरवर उल मुल्क यह मुबारक शाह के मंत्री हैं और अंत में मुबारक शाह को मरवा भी देते हैं सरवर उल मुल्क साहब। ठीक है, तो सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, यानी पहला और दूसरा आपका हो जाएगा सही जवाब साथियों। ठीक है, समझिए। बात करेंगे सैयद वंश, तो सैयद वंश में आप देखेंगे कुछ शासक जैसे खिज्र खान इस वंश के संस्थापक हैं। इनके बाद मुबारक शाह गद्दी पर बैठते हैं, फिर मोहम्मद शाह बैठते हैं, फिर उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह, यानी 4 ही लोग जो है साथियों शासन कर पाते हैं आपका इस वंश पर। ध्यान रखिएगा साथियों। ठीक है, फिर उसके बाद आता है, बात करें खिज्र खां को लेकर के, तो इन्होंने बस एक बात याद रखिएगा, खुद को रैयत आला यानी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की हुई है और यह सैयद वंश के संस्थापक हैं। मुबारक शाह के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानना है कि इसने साथियों स्वयं को सुल्तान घोषित कर लिया। सैयद वंश के शासकों में यह सबसे योग्यतम शासक है मुबारक शाह। लेकिन बहुत सारी बातें हमारे एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, इसलिए आपको उस लेवल पे लेकर हम नहीं जा रहे हैं। मुबारक शाह के ही मंत्री हैं साथियों सरवर और मुल्क साहब। इन्होंने क्या किया? मुबारक शाह के ये मंत्री थे, एक व्यक्ति है जिनका नाम है साथियों सिद्धपाल। सिद्धपाल से कहा भाई एक काम करो, तुम मुबारक शाह को निपटा दो। तो 19 फरवरी 1434 ईस्वी को सिद्धपाल साहब ने क्या किया? मुबारक शाह को खत्म कर दिया। ठीक है, एक व्यक्ति है साथियों, आप जानते हैं याहिया बिन अहमद सरहिंदी, ये प्रकार के कवि और लेखक हैं। इन्होंने तारीख ए फिरोज शाही नाम का पुस्तक लिखा हुआ है। यह मुबारक शाह के संरक्षण में थे, मतलब उनके दरबार में यह रह रहे थे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शासक के बारे में फरिश्ता ने लिखा कि वह एक सभ्य राजकुमार था और उसमें अनेक प्रशंसनीय गुण पाए जाते हैं? ये बात साथियों मुबारक शाह के बारे में ही कहा गया। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा आपका बी राइट आंसर। मुबारक शाह के बारे में ये वाला स्टेटमेंट फरिश्ता ने कहा है, एक इतिहासकार है, कि वह एक सभ्य राजकुमार था और उसके अंदर कई सारे प्रशंसनीय गुण थे साथियों। ठीक है, देखेंगे मोहम्मद शाह, तो यह एक अयोग्य शासक है साथियों। याद रखिएगा मुबारक शाह वो था, ध्यान रखिएगा मोहम्मद शाह नहीं था। ठीक है, इसके समय में संपूर्ण सत्ता किसके हाथ में था साथियों? सरवर उल मुल्क के साथ मतलब हाथों में था। मोहम्मद शाह ने सरवर उल मुल्क को खान ए जहां की उपाधि दी है, इस बात को भी ध्यान रखना जरूरी है। अलाउद्दीन आलम शाह साथियों सैयद वंश का अंतिम शासक था, जिसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखना है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन करिएगा। 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी ने लोदी वंश के नाम से प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की। अभी तक अफगान के लोग नहीं थे साथियों। ठीक है, तो प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया? बहलोल लोदी के द्वारा किया गया और लोदी वंश के नाम से किया गया। कब? 1451 में। बिल्कुल सही है। दूसरी बात है 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की, यानी जो भी आपका आगरा चल रहा है उत्तर प्रदेश वाला, इसकी स्थापना किसने करी है? तो सिकंदर लोदी ने। कब करी है? तो 1504 में करी है। दोनों बात सही है। सी फॉर कोरोना हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर साथियों, सही जवाब। ठीक है, आदित्य रंजन जी सी फॉर कोरोना बोलते हैं, तो मैंने उनकी कई सारी वीडियोस देखे, तो उस वजह से मेरे मुंह से ऐसे शब्दावलियां निकल रही हैं। ठीक है, यह सी फॉर कोरोना जैसा शब्द वो मेरे द्वारा नहीं रचा गया है, आदित्य रंजन जी जो मैथ पढ़ाते हैं उनके द्वारा रचा गया। बात करेंगे लोधी वंश, तो इस वंश के शासक अगर आप देखेंगे भाई, तो यहाँ पे बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, ये 3 लोग इस वंश से संबंधित हैं।
बालो लोधी की बात करेंगे तो इसने लोधी वंश के नाम से प्रथम अफगान राज की स्थापना करी हुई है और यह वंश दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में सबसे अंतिम है। इसके बाद आप जानते हैं लोधी वंश से कहानी खत्म हो जाता है। यह दिल्ली वंश के सभी शासकों में सबसे ज्यादा समय तक शासन करते हैं। कौन? बहलोल लोधी साथियों 38 साल तक शासन कर पाते हैं, बाकी लोग बीचों में टपक लेते हैं। ठीक है, इसने बहलोली नामक चांदी का सिक्का भी चलाया, यानी कोई भी शासक 38 साल तक जिंदा नहीं था, 25-26 में ही सब लोग शासन कर पाए और चल दिए। ठीक है, आगे बात करेंगे साथियों सिकंदर लोधी द्वारा आगरा की स्थापना। बहुत ही आसान सा सवाल है, अभी हमने चर्चा किया 1504 में। ठीक है, बात करेंगे सिकंदर लोधी, तो आप जानते हैं साथियों सिकंदर लोधी का नाम था साथियों निजाम खां। तो निजाम खां के नाम से निजाम खां इसका नाम था। 16 जुलाई 1489 ईस्वी में इसने सिकंदर लोधी के नाम से जो है पद को धारण किया साथियों। ठीक है, एक भूमि जैसे इस समय मापते हैं, लेखपाल सब आते हैं तो जरीब लेकर आते हैं, तो ऐसे ही गज ए सिकंदरी नामक जो है माप की प्रणाली स्टार्ट करते हैं सिकंदर लोधी, और उसमें 39 खाने हैं। तो आपसे पूछता है गज ए सिकंदरी कौन चालू करता है, तो जवाब होगा साथियों सिकंदर लोधी। ठीक है, 1504 ईस्वी में आप देखेंगे तो सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना करी हुई है, और ये बहुत अच्छे लेखक भी थे। और लेखक में इन्होंने एक किताब लिखी हुई है साथियों गुल रुखी, तो गुल रुखी उपनाम से इन्होंने फारसी भाषा में कई सारी कविताएं भी लिखी हुई हैं। कौन? सिकंदर लोधी। ठीक है, सिकंदर लोधी के मंत्री थे साथियों मियाँ भुआ। याद रखिएगा इन्होंने दिल्ली में मोठ मस्जिद का निर्माण कराया, और ये सवाल जो है पेपर में कई बार पूछा गया कि दिल्ली में मोठ मस्जिद का निर्माण किसने कराया, तो जवाब होगा मियाँ भुआ। कब कराए हैं? तो 1505 में कराए हुए हैं। और कौन है? सिकंदर लोधी के मंत्री हैं साथियों। अगला, इब्राहिम लोधी और मेवाड़ के शासक संग्राम सिंह यानी राणा सांगा के मध्य खतौली का युद्ध साथियों कब लड़ा गया था? तो धीरे धीरे समाप्ति पर जा रहे हम लोग। खतौली का युद्ध अगर हम बात करेंगे तो साथियों यह 1517 और 18 के बीच में लड़ा गया। इस प्रकार सही जवाब जो प्रश्न का होगा वो आपका हो जाएगा पहला वाला राइट आंसर साथियों। ठीक है, इब्राहिम लोधी की बात करेंगे तो 22 नवंबर 1517 को भाई साहब गलदी पर बैठते हैं, और इन्हीं के समय में 1517-18 में साथियों खतौली का युद्ध होता है राणा सांगा से और इब्राहिम लोधी के मध्य में, जिसमें इब्राहिम लोधी साथियों पराजित हो जाते हैं। आगे आप देखेंगे तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 12 अप्रैल 1526 ईस्वी में, और आप जानते हैं कि बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में होता है, और इसमें इब्राहिम लोधी हार जाता है, और इस प्रकार भारत में जो है मुगल सत्ता का साथियों आगमन होता है। बात क्लियर है? क्लियर है। निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब का मंत्री था? तो मुगल शासक में मैंने बहुत सारी बातें आपको पढ़ा दी हैं, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, खास करके इस समय तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम चर्चा कर लिए हैं। पहले 15 सेट में भी हमने इंपॉर्टेंट बातें आपको चर्चा में बता दिया है। अब 2-4 क्वेश्चन और करा देते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा याद रखेंगे। औरंगजेब का मंत्री उस समय कौन है? तो याद रखिए साथियों जाफर खां जो है ये औरंगजेब के मंत्री हैं। अन्य मंत्रियों में बात करेंगे तो अकबर के मंत्री कौन थे साथियों? तो बैरम खां हैं, जबकि जहांगीर के मंत्री गियास बेग हैं। ठीक है, शाहजहां के मंत्री आसफ खां सादुल्ला दोनों लोग बनते हैं, आसफ खां के बाद सादुल्ला बनते हैं। औरंगजेब के मंत्री हैं साथियों जफर खां, बहादुर जफर, हाकिम अकसानुल्लाह खां। ये बहादुर मतलब बहादुर शाह जफर का नाम आप सुने होंगे। जब 1857 की क्रांति होती है तो उस समय जो है अंतिम मुगल शासक है साथियों बहादुर शाह जफर, और इनके द्वारा हकीम अकसानुल्लाह खान इसके मंत्री हैं। ध्यान रखना इनको। ठीक है, अगला करते हैं। तो मुगल काल के सारे क्वेश्चन हमने पहले भी आपसे करवा दिया है। अब आप निश्चिंत रहिए, अगर आपके पास समय है तो लोसेंट वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। बाकी जितना क्वेश्चन आपको मैंने करा दिया है आप वहां से उसको अच्छे से रट के जाइएगा। अच्छा क्वेश्चन आप करके हो गए, उतना क्वेश्चन बहुत हो जाएगा मेरे भाई। 15 सेट कराए हुए हैं और आगे आप देख ही रहे हैं, इतना सेट कंप्लीट आपको करा दिया। शिवाजी के समय में आप जानते हैं अष्टप्रधान है, तो वहां पे पूछ रहा है आपसे कि जो वाक्यान्वीस नामक अधिकारी है वो कौन थे, उनका संबंध किससे था? तो साथियों यह दरबारी लेखक हुआ करते हैं जिनका नाम था वाक्यानवीस। ठीक है, अब जानते हैं शिवाजी के समय में अष्टप्रधान शिवाजी ने रखा था साथियों, जिनमें पेशवा ये प्रधान हुआ करते थे। अमात्य या पंत या मजमुआदार जो होते थे ये राज्य के अर्थ मंत्री थे, तो लेन देन का हिसाब रखते थे। और अगर आप देखेंगे शिवाजी के अमात्य, तो आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है शिवाजी के अमात्य कौन थे? तो रामचंद्र पंत, इनका नाम आपको याद रखना होगा। इसी प्रकार से वाक्यान्वीस यानी मंत्री का जो पोस्ट है साथियों यह दरबारी लेखक हुआ करते थे, यानी दरबारी लेखक के रूप में राजा के दैनिक कार्यों को लेखाबद्ध करते थे। यहाँ पर ये गुप्तचर और सूचना विभाग की कार्यों की भी देखभाल करते हैं। इस बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा वाक्यान्वीस के बारे में। ठीक है, अगला करेंगे साथियों कि शिवाजी के अष्ट प्रधान में निम्नलिखित में से किसका संबंध है? सेना की भर्ती कराना है, संगठन करना है, उनकी आवश्यकता की पूर्ति से था। ये काम कौन करता था? साथियों याद रखेंगे ये वाला काम जो था वो सरे नौबत नामक अधिकारी करते थे, मतलब उसी डिपार्टमेंट में सरे नौबत। जैसे इस समय मान के चलिएगा जैसे वर्तमान में आप गृह मंत्री है ना, गृह मंत्री, तो ये वाला काम जो है उस समय सरे नौबत नाम का अधिकारी कर रहा है। मतलब शिवाजी के जो है अष्ट प्रधान में
हैं ये सरे नौबत साहब, ठीक है। सी हो जाएगा राइट आंसर। सुमंत जिन्हें हम साथियों दबीर के नाम से जानते हैं, यह विदेश मंत्री थे, जैसे वर्तमान में एस जयशंकर जी हैं। सचिव जो है साथियों, इसको हम चिटनस के नाम से जानते थे, यह जो है पत्राचार्य होना चाहिए, पत्राचार, ठीक है, पत्राचार डिपार्टमेंट से संबंधित है, तथा यह राज्य के सचिवालयों का प्रभारी अधिकारी भी है। सेनापति की बात करेंगे, सरे नौबत सेना की भर्ती, संगठन, उनकी आवश्यकता की पूर्ति करना इन्हीं का काम था, ठीक है। पंडित राव जिन्हें हम सद्र के नाम से जानते थे, धार्मिक मामलों पे राजा का मुख्य सलाहकार होता था। अगर कोई धार्मिक धर्म से संबंधित विषय है तो राजा को सलाह देने के लिए सद्र नामक अधिकारी होते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों को आगमन के क्रम को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बाद में आया था? देखिए, ये क्लास पहले भी कराया जा चुका है, लेकिन अगर आपने नहीं किया है इसलिए ये है, और जिसने किया है वो चाहे स्किप कर दे या तो यहाँ से वो अपनी वीडियो की स्पीड साथियों 2x कर ले। चूंकि ये क्लास अलग से कराया गया था तो मैं रिवीजन के उद्देश्य से आपको ये क्लास अपलोड करके दे रहा हूँ साथियों, ठीक है। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा, आप भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे कौन सा सबसे बाद में आया था, तो यहाँ पे जो फ्रांसिस है साथियों वो सबसे बाद में आएंगे, क्योंकि सबसे पहले पुर्तगाली आएंगे, फिर डच आएंगे, फिर उसके बाद अंग्रेज आएंगे साथियों, फिर उसके बाद साथियों डेनिस आएगा और सबसे अंतिम में साथियों फ्रांसिस आएगा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो भारत में यूरोपियों का आगमन तो सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिस, फिर फ्रांसिस, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। अब्दुल मजीद, ठीक है, नामक पथ प्रदर्शक की सहायता से 14 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था, सही है। वास्को डी गामा ने केरल के कालीकट तट पर कप कडापू नामक स्थान पर अपना बेड़ा उतारा था, ये बात भी बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे, सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर साथियों, सही जवाब, ठीक है। अब जानते हैं कि वास्को डी गामा भारत में कब आता है और कैसे आता है। अब जानते हैं साथियों कि भारत में यूरोपियों में सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए थे। अब्दुल मजीद जो कि गुजरात का व्यापारी है, इनकी सहायता से 17 मई, कहीं कि 14 मई भी लिखा हुआ है, 1498 को वास्को डी गामा कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कप कटापू, ये पेपर में आता है, नामक स्थान पे पहुंचते हैं। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे लॉन्च की हुई है, ये सवाल पेपर में बार बार आता है, तो याद रखेंगे कोचीन में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। फिर दूसरी फैक्ट्री इन्होंने 1505 में कन्नौर में लगाई। अब जानते हैं 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर के आता है साथियों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली वायसराय का संबंध नीला जल नीति यानी जो ब्लू वाटर पॉलिसी है, खास करके जो हिंद महासागर में साथियों लगाया गया है, हिंद महासागर में, ये किसने लगाया हुआ है, यानी किस शासक ने लगाया हुआ है। तो साथियों यहाँ पे याद रखना होगा कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी लगाई हुई है, नीले जल की नीति इसी से संबंधित है। तो पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है, समझेंगे। पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डे अल्मेडा ने हिंद महासागर में नीला जल नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की थी। इसे हम शांत जल की नीति के नाम से भी जानते थे। अब जानते हैं अल्मेडा के समय में 1508 में साथियों चौल का युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में 3 लोग को अकेले हराया गया। गुजरात, मिस्र और तुर्की की संयुक्त सेना को अल्मेडा की सेना ने अकेले हराया, यानी पुर्तगालियों ने गुजरात, मिस्र और तुर्की की सेना को हरा दिया था साथियों। अल्फांसो डी अल्बुकर्क की बात करेंगे तो अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और ये सवाल पेपर में आपसे कई बार पूछा गया है कि पुर्तगाली शक्ति का भारत में वास्तविक संस्थापक कौन है, तो जवाब होता है साथियों अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। अगला करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाही वंश के शासक से गोवा जीता था, बिल्कुल सही है। नीनो डी कुन्हा ने 1525 ईस्वी में सरकारी कार्यालय कोचीन से ट्रांसफर करके गोवा कर दिया, और ये सवाल डायरेक्ट पूछता है कि कोचीन से गोवा कौन लेकर आया था, जवाब होता है साथियों नीनो डी कुन्हा ने। ऐसा जवाब सीधे आपको देना होगा साथियों, ठीक है। अब देखिए ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो ये जवाब है साथियों नीनो डी कुन्हा ने लेकर के आया, तो आपको ध्यान रखना होगा कि कोचीन से गोवा हस्तांतरित किया था इसने 1530 ईस्वी में। 1525 या 30 के आसपास में नीनो डी कुन्हा साथियों ये वाला काम करता है, ठीक है। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क बिल्कुल 1510 में बीजापुर के सुल्तान को किया। नीनो डी कुन्हा ने 1525 लिखा गया है, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि 1525 नहीं होना चाहिए साथियों, 1530 होना चाहिए। ये डेट थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। मैं भी ध्यान नहीं दे रहा हूँ, आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। 1530 अगर यहाँ पे देता तो मजा आ जाता। तो इस कारण से ये वाला जवाब आप कर दीजिए गलत। तो पहला हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, यानी ये हो जाएगा राइट। लाया तो यही था, कोचीन से गोवा तो किया यही था, पर डेट जो है 1530 का है। ये वाली बात थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं, देखिए पहला आंसर बिल्कुल मारा गया है। तो अगर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाही वंश के सुल्तान से गोवा को जीतते हैं और अपना मुख्यालय कोचीन में बनाते हैं अल्बुकर्क। आगे चल के अल्बुकर्क ने भारतीय स्त्रियों से विवाह किया, ताकि यहाँ पे जो है जो ईसाई हैं वो उनकी संख्या बढ़ सके, ठीक है। नीनो डी कुन्हा की बात करेंगे तो 1530 ईस्वी में इन्होंने अपना मुख्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया, तो बिल्कुल सही है हम लोग का जवाब। 1542 ईस्वी में पुर्तगाली वायसराय एक आते हैं साथियों मार्टिन डिसूजा, और इन्हीं के साथ में सेंट जेवियर भारत में आते हैं, ठीक है।
तो इन्हें भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला, भारत में डच पुर्तगालियों के बाद आए थे, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री निम्नलिखित में से किस स्थान पे लगाया? तो मेरे भाई डचों ने कहाँ पे लगाया था? उन्होंने तो कोचीन पे लगाया, तो डचों ने कहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगाई? तो साथियों इन्होंने मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री जमाई हुई है। देखिए अंग्रेजों से पहले ही आते हैं साथियों, तो 1605 ईस्वी साथियों हो जाएगा जवाब आपका मसूलीपट्टनम में। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई, जबकि बंगाल में इनकी पहली फैक्ट्री साथियों पीपली में लगती है। कब लगती है? 1627 में। ठीक है, प्रारंभ में साथियों इन्होंने अपना मुख्यालय पुलिकट को बनाया है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। भारत से भारतीय वस्त्रों के निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। अभी तक कोई निर्यात नहीं कर रहा था, पर ये भाई साहब कपड़ा का निर्यात करेंगे। ठीक है, अंग्रेज इसके बाद करेंगे। 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ साथियों, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को बुरी तरह से पराजित किया और डच हमेशा के लिए यहाँ से भाग गए। तो बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया? ये पेपर में आपके आ जाएगा इस बार, एकदम स्टार लगा लीजिए। तो 1759 का डेट आपको याद रखना होगा सरकार। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ष अंग्रेजों ने इंडोनेशिया में व्यापारिक कार्य प्रारंभ किया था? तो अंग्रेज अब आ रहे हैं और पूर्वी देश पर व्यापार करेंगे, क्योंकि आपको पता है साथियों कि अंग्रेज को पूर्वी देश में व्यापार करने की आजादी मिलती है। तो पूर्वी देश में सबसे पहले वो इंडोनेशिया में जाते हैं साथियों 1601 में, फिर उसके बाद साथियों वो भारत आते हैं। तो पहले कब मिले पहुंचे? 1601 में इंडोनेशिया में साथियों व्यापारिक काम प्रारंभ करते हैं अपना। ठीक है, अब जानते हैं 1599 में ब्रिटेन में कंपनी बनती है, इसका नाम है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को कंपनी को पूर्वी देशों में व्यापार करने का एक अधिकार दे दिया कि आप जाओ वहां पे व्यापार करो। 1601 ईस्वी में साथियों कंपनी का जहाज इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पर पहुंचता है और वहां से लोग व्यापार करते हैं। फिर आप जानते हैं 1608 में जहांगीर के दरबार में पहुंच जाते हैं और फिर 1611 में अपना जो है वो भारत के अंदर भी फैक्ट्री लगाना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब 10 सालों में इतना प्रोग्रेस कर दिया कि इंडोनेशिया से चले हैं भारत। ठीक है, अगला सवाल साथियों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। हाकिंस पहला अंग्रेजी था जिसने समुद्र के रास्ते भारत की भूमि पर कदम रखा। बिल्कुल बिल्कुल शुरू कर दिए ये लोग, कहानी सही है। हाकिंस को साथियों तुर्की भाषा का ज्ञान था। अकबर ने हाकिंस को 400 का मनसब दिया। अकबर इस समय मर चुका है, क्योंकि आप जानते हैं अकबर तो 1605 में ही चल बसता है बेचारा, है ना। तो साथियों यहाँ पे तीसरा आपका गलत हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर, यानी 1 और 2 आपका हो जाएगा सही जवाब। बी बार बोनस आप मार दीजिए राइट आंसर। कैप्टन हॉकिंस की बात करेंगे तो 1608 में अकबर के नाम पर साथियों जेम्स प्रथम का पत्र लेकर के मुगल दरबार में पहुंचा था। हॉकिंस को साथियों तुर्की भाषा का ज्ञान था और इसने तुर्की भाषा में पूरा एकदम एक्सप्लेन किया। जहांगीर साथियों इससे खुश हो गया और प्रसन्न होकर के इससे जो है 400 का मनसब भी प्रदान कर दिया। 1611 ईस्वी में आप जानते हैं कैप्टन मिडलटन स्वाली में साथियों पुर्तगाली जहाज को पराजित कर दिया। पुर्तगाली जहाज ने इससे पहले, याद रखना होगा कि पुर्तगालियों के जहाज ने जो जहांगीर है उसकी माँ के गहने वगैरह आ रहे थे जहाज में, उसको लूट लिया था, कुछ कीमती चीज थी। इससे थोड़ा बहुत तो नाराज था जहांगीर। अंत में क्या हुआ कि कैप्टन मिडलटन ने 1611 में स्वाली में पुर्तगाली जहाज को हराया, जैसे जहांगीर प्रसन्न हो गया कि अरे यार मिडलटन मेरे साथ खड़ा है। खुश होकर के भाई साहब ने 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों का स्थानीय कारखाना खोलने का परमिशन दे दिया कि भाई अब आओ सूरत में तो अपना कारखाना खोल लो। इससे पहले हालांकि अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में अपनी अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में खोल लिया था, जहां पे डचों ने अपना कारखाना खोला भाई। ठीक है, आगे आप देखेंगे माफ करिए, आगे आप देखेंगे साथियों तो 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो आते हैं और जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं और टॉमस रो तो बहुत ज्यादा जो है सफलता पाते हैं और कई जगह कंपनी अपना लगा देते हैं साथियों। अब कहानी आ जाती है साथियों, फ्रांसिस के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन करना है। एक एक प्रश्न को बड़ी बारीकी से समझिएगा, पेपर में काम आएगा। बात करने के कारण 1642 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया था। 1642 नहीं था, 1639 है, 1639, 1639 होना चाहिए, 42 करके साथियों इस प्रश्न को गलत कर देते हैं। मद्रास के किले बंद कोठी का नाम साथियों फोर्ट सेंट जॉर्ज है, बिल्कुल सही है, आगे चल के बहुत काम आता है ये ससुरा। बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, पहला गलत होगा। ठीक है, तो पहला आपका हो जाएगा गलत साथियों, बी हो जाएगा आपका इस प्रश्न का सही जवाब साथी। ठीक है, समझेंगे इस बात को। देखिए 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को साथियों पट्टे पर लिया और उसका किले बंद करवा दिया। ठीक है, फ्रांसिस डे फ्रांसीसी हैं, याद रखिएगा। मद्रास के किले बंद कोठी को ही फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता है। 1630 ईस्वी में साथियों मैड्रिड की संधि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य में हो जाती है। आगे चल के जॉब चौरनॉक के द्वारा यहाँ पे ध्यान रखना होगा साथियों, सूता नाती में एक कोठी खोली जाती है, वही काली काता की स्थापना यही करता है।
जॉब चौनौक ही साथियों जो कलकत्ता इस समय है ना, कालीकाता जिसे आप बोलते हो, कालीकाता, ठीक है, कालीकत्ता जिसे इसमें कलकत्ता के नाम से जाना जाता है, जॉब चौनौक ने उसकी स्थापना की हुई है, समझ लीजिए, ठीक है। बंगाल के सूबेदार थे साथियों अजीम उस खान, इनके द्वारा साथियों 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सुल्तानाती कालीकता और गोविंदपुर नामक नगर को दान में दे दिया, जिसका किलेबंद करके साथियों फोर्ट विलियम बनाया गया। अब फोर्ट विलियम में कई चीजें, कई क्षेत्र को अंग्रेज शामिल कर लेंगे और जो है राज करेंगे भारत में। देखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फोर्ट विलियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सर चार्ल्स आयर इसके पहले प्रेसिडेंट नियुक्त हुए। 1698 से 1900 तक यह ब्रिटिश भारत की राजधानी थी। अब देखिए, बात समझना होगा कि फोर्ट विलियम कभी राजधानी था कि राजधानी नहीं था। साथियों राजधानी तो था, लेकिन ये इस समय 1698 से नहीं था, 1774 से राजधानी था और 1911 तक था। बाद में 1911 में राजधानी कन्वर्ट करके जब दिल्ली दरबार लगता है साथियों 1912 में, तब राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर किया जाता है। अगर आप मेरा प्रीवियस टेस्ट सीरीज दिए होंगे तो हमने वहां पे आपसे बताया है कि दिल्ली जो है राजधानी ट्रांसफर कर दिया जाता है। आपको याद होगा बंगाल का विभाजन वाली कहानी। तो बंगाल के विभाजन के बाद 1912 वारे में फिर से जो है दिल्ली दरबार लगता है और ये जो है राजधानी कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, 1912 में। तो यहाँ पे याद रखना होगा कि 1600 से नहीं साथियों, ये 1774 से ही लगा करके था। कब तक था? तो यहाँ पे याद रखना होगा 1911 तक था, ठीक है। 1912 में भारत की राजधानी नई दिल्ली बना दी जाती है। बी वाला आपका गलत रहेगा, केवल ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सर चार्ल्स आयर यह जो है प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए थे फोर्ट विलियम के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे याद रखना होगा 1774 से 1911 तक फोर्ट विलियम जो है ब्रिटिश भारत की राजधानी भी थी। अंग्रेजों के बाद 1611 ईस्वी में डेन भारत आते हैं साथियों, तथा तंजौर जिसे हम ट्रावनकोर कहते हैं, इसमें अपनी पहली कंपनी स्थापित करते हैं। तो डेन से तो तुरंत जीत जाएंगे, ठीक है। प्रश्न कह रहा साथियों कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। एक तरफ मतलब ये युद्ध है, आपको अगर पता होगा तब आप लगाना, नहीं तो मत लगाना। लेकिन मुझे पता है सेंट थोमे का युद्ध अगर आप देखेंगे साथियों तो ये 1748 में होता है, यही सबसे पहले होता है। तो सबसे पहले 1748 सेंट थोमे का युद्ध होता है। अंबोर के युद्ध की बात करेंगे तो अंबोर का जो युद्ध होता है ये होता है साथियों 1749 1749। तो 48 में ये होता है और 49 में ये होता है। पांडिचेरी का युद्ध आपको पता है 55 में होता है, 1755 में, आप याद कर लीजिएगा। पेरिस की संधि कब होती है साथियों? तो पेरिस की संधि 1763 में होती है। तो 1 2 3 4 अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 कहाँ दिख रहा है? पहले वाले विकल्प में दिख रहा है, ए फॉर एप्पल, ठीक है। पहला वाला मार दीजिए। यहाँ पे घटनाक्रम है, इसको रट्टा मारना है, ये काम आपका है, मेरा नहीं। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब होता है साथियों? 1746 से 48 की दोनों 2 साल चल रहे हैं। सेंट थोमे का युद्ध 1748। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध होता है 1749 से 54 के बीच में। अंबुर का युद्ध होता है साथियों 1749 में। पांडिचेरी का युद्ध होता है 1755 में। कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ 1756 से 63 के बीच में। बांडीवास का युद्ध हुआ साथियों 22 जनवरी 1760 में, जबकि पेरिस की संधि हो जाती है 1763 में। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है और ये सवाल बार बार आता है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। वांडीवास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य में लड़ा गया था, बिल्कुल सही है, ठीक है। इस युद्ध में फ्रांसिस सेना का नेतृत्व डुप्ले नहीं कर रहे हैं साहब, डुप्ले कर रहे थे तो फिर बवाले हो जाता। कह सकते हो इसमें डुप्ले नेतृत्व कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है साथियों, ठीक है। डुप्ले नहीं कर रहे थे, काउंट डी लाली उस समय आ गए थे और इन्होंने पूरा खत्म कर दिया साथियों। पांडिचेरी पर मतलब समझिए पूरा एकदम गड़बड़ कर दिए थे साथियों, ठीक है। बांडीवास का युद्ध मतलब अंग्रेज मतलब फ्रांसीसियों को ले बिता, है ना। सही है मेरे भाई, पहला वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। देखिए, बांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया मेरे भाई? तो 22 जनवरी 1760 को अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकुट कर रहे हैं, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली कर रहे हैं। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को अपने अधिकार में कर लिया। यह युद्ध 1763 की पेरिस की संधि से समाप्त हुआ। कौन सा युद्ध? बांडीवास का युद्ध, ठीक है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक ने निम्नलिखित में से किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है पेपर में आपसे डायरेक्ट इस बार पूछ ले साथियों। तो याद रखना होगा, गुरु नानक ने गुरु अंगद को, जैसे हम लहना के नाम से भी जानते हैं, इनको जो है अपना उत्तराधिकारी अपॉइंट करते हैं साथियों, ठीक है। तो ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, यानी पहला हो जाएगा आपका सही जवाब। इस बार तो मैंने देखा आर के पेपर सेट में भी ये वाला क्वेश्चन पूछ लिए थे, पता नहीं कैसे पूछ लिए थे, है ना, क्योंकि आर में ऐसा क्वेश्चन संभवतः नहीं आता है। सिख धर्म की नींव आप जानते हैं गुरु नानक ने पंजाब में रखी हुई है, पंजाब में डाली हुई है।
गुरु नानक का जन्म साथियों तलवंडी में हुआ था, पता है। सुलक्षणा जो है इनकी पत्नी है साथियों, नानक की पत्नी थी। करतारपुर यानी डेरा बाबा में गुरु नानक की मृत्यु हो जाती है। इन्होंने अपना जो है उत्तराधिकारी गुरु अंगद यानी लाहना को अपॉइंट किया हुआ साथियों, और लाहना ने साथियों गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। यह सवाल हमसे भी कई बार पेपर में पूछे जाते हैं साथियों। अगला नेक्स्ट, अकबर ने निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन प्रदान किया? और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना, यह सवाल पेपर में आ सकता है। तो साथियों याद रखिएगा, जो रामदास हैं इन्हें 500 बीघा जमीन देता है अकबर दान में, तो रामदास को देता है, बी हो जाएगा आपका प्रश्न में सही जवाब यानी राइट आंसर साथियों। ठीक है, समझेंगे इस बात को। देखिए अमरदास की रामदास नहीं था, रामदास को ही तो देता है साथियों, जो कि अमरदास के दामाद हैं साथियों। ठीक है, अमरदास की बात करेंगे साथियों, तो गुरु लाहना के बाद अमरदास शासक बनते हैं। तो ये अकबर के समकालीन हैं और इन्होंने अपनी गद्दी गोविंदवाला में स्थापित की थी, मतलब ये वहीं पर रहते थे साथियों। रामदास साथियों अमरदास के ये भी अकबर के समकालीन थे और अमरदास के दामाद हैं, और इन्हीं रामदास को 500 बीघा जमीन प्रदान करता है कौन? अकबर साथियों। और इसी जमीन पर इन्होंने अमृतसर नगर बसाया है, यानी रामदास जी ने अमृतसर नगर बसाया हुआ है। रामदास अपने पुत्र जो है अर्जुन देव को उत्तराधिकारी अपॉइंट कर दिए, और यहीं से जो है सिख गुरु का पद उत्तराधिकार पे चलने लगा साथियों। ठीक है, अगला सवाल है, सिख गुरु अर्जुन देव द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष आदि ग्रंथ की रचना की गई थी? तो पहली बात तो आदि ग्रंथ की रचना किसके द्वारा किया गया, ये सवाल भी हमसे कई बार पूछा गया। तो याद रखिएगा, सिख गुरु अर्जुन देव के द्वारा आदि ग्रंथ की रचना की गई। और कब किया गया, ऐसा भी सवाल आता है। तो साथियों 1604 में इसकी स्थापना की जाती है। अब समझिएगा, इसके बाद अकबर जो है एक्सपायर हो जाएगा और इन लोगों के साथ बुरा व्यवहार चालू कर देगा कौन? जहांगीर। ठीक है, अब चूंकि इन्होंने क्या किया था, गुरु अर्जुन देव ने खुसरो, जो अमीर खुसरो है साथियों, सॉरी अमीर खुसरो ने खुसरो के साथियों खुसरो शाह की, जो कि जहांगीर का भाई है, इसकी मदद कर देते हैं। जिस कारण से आप जानते हैं अकबर की मौत के बाद 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को भाई साहब फांसी पर लटकवा देते हैं जहांगीर साहब। ठीक है, मृत्यु दंड का मतलब आदेश दे देते हैं साथियों। अब सोचिएगा, अर्जुन देव जो है खुसरो को कह देते हैं कि इसे जो है मिलना चाहिए गद्दी, इस कारण से समझिएगा। सिख गुरु अर्जुन देव को हम सच्चा बादशाह कहते हैं, ये पेपर में आता रहता है। इन्होंने रामदासपुर में अमृतसर एवं संतोसर नामक तालाब का निर्माण कराया हुआ है। 1604 ईस्वी में इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की हुई है। खुसरो के समर्थन देने के कारण 1606 ईस्वी में जहांगीर ने इन्हें मृत्यु दंड देने का आश्वासन दे दिया। अरे भाई अगला सवाल है, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। ये जो युद्ध है जो सिखों ने लड़ी हुई है वो दिया हुआ है साथियों। ठीक है, यहाँ पर भी वही कहानी है 1 2 3 4 वाला, क्योंकि ये सारे युद्ध एकदम सीक्वेंस से लगे हुए हैं। नादौन का युद्ध 1690 में होता है, ध्यान रखना होगा मेरे भाई, 1690 में नादौन का युद्ध। खालसा पंथ की स्थापना की जाती है 1699 में, बिल्कुल सही है 1699। चकमौर का युद्ध कब होता है साथियों, ये सब याद करने वाली चीज है, 1705 में। ये रटना पड़ता है, बहुत समय लगता है रटने में, एक दिन में नहीं याद होता है। ठीक है, फिर इसी के बाद खिदराना का युद्ध भी होता है 1705 में। ये दोनों पहले ये होता है, पहले ये होता है। फिर 2 3 4 यहाँ पर भी सही जवाब हो जाएगा आपका बी, राइट आंसर सही जवाब। ठीक है, देखिए दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नादौन का युद्ध 1690, खालसा पंथ की स्थापना 1699, चकमौर का 1705, खिदराना का 1705, अमृतसर की संधि होती है 25 अप्रैल 1809 को। सारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना होगा। अगला, रणजीत सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस मिसल से था? तो कई सारे मिसल बन जाते हैं साथियों सिख धर्म में आगे चल के, तो उनमें से एक मिसल है साथियों सुकेर चकिया मिसल, और इसी सुकेर चकिया मिसल से संबंधित है राजा रणजीत सिंह, याद रखिएगा। ठीक है, तो राजा रणजीत सिंह का संबंध किससे है? सुकेर चकिया मिसल से है। कई सारे मिसल होते हैं, उनमें सुकेर चकिया मिसल से यह साथियों संबंधित है। ठीक है, देखिएगा 13 नवंबर 1780 को रणजीत सिंह का जन्म हुआ है। इनके पिता महासिंह थे, जो कि सुकेर चकिया मिसल से संबंधित थे। 1799 में रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और इन्हीं जो है जमुना शाह के द्वारा राजा की उपाधि दी जाती थी। इनके समय में पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, जबकि धार्मिक राजधानी साथियों अमृतसर। तो पंजाब की 2 राजधानी थी, राजनीतिक राजधानी इन्होंने लाहौर बनाया था और धार्मिक राजधानी को इन्होंने अमृतसर में बनाया हुआ। अगला, अमृतसर की संधि कब की गई है? ठीक है, ऐसा सवाल भी पेपर में आता है साथी। तो 25 अप्रैल 1809 को होती है अमृतसर की संधि। मेटकाफ इस समय अंग्रेजों का, मतलब उस समय मेटकाफ रहता है साथियों, मेटकाफ जो है और राजा रणजीत सिंह के बीच में यह संधि होती है। तो कब होती है मेरे भाई? 25 अप्रैल 1809। 1857 की क्रांति अभी नहीं हुई है ना, क्रांति हो जाती तो ये सब संधियां नहीं होती, खतरा जो है टल जाता है। ए हो जाएगा आपका प्रश्न का सही जवाब, राइट आंसर। देखिएगा
25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि होती है। मेटकाफ और रणजीत सिंह के मध्य में होती है। संधि के तहत सतलज नदी दोनों राज्यों की सीमा मान ली जाती है, मतलब उधर मेटकाफ और इधर ये सतलज नदी के पूर्व के राज्य संधि के तहत अंग्रेजों के पास चले जाते हैं। 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद इनका पुत्र साथियों खड़क सिंह जो है वो शासक बनते हैं, शासन व्यवस्था संभालते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार लगाइए। घबराइएगा मत, सिर्फ घटनाओं को याद कर लीजिएगा। अगर ऐसा सवाल नहीं आता तो आपका बल्ले बल्ले है। ठीक है, तो मेरे भाई मैंने बार बार 1 2 3 4 ही सेट किया क्योंकि आपको याद करना है। पेपर में कैसे आएगा वो आप समझ लेना, पर मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 ही सेटअप करी हुई है। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब लड़ा जाता है? तो 1845-46 में यह युद्ध होता है साथियों। 1845 आंग्ल और सिखों के साथ में, तो 45 और 46 में होता है। इसी के बाद साथियों ये जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है, लाहौर की संधि जो कि होती है साथियों मार्च 1846 में, लाहौर की संधि से खत्म हो जाता है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, तो ये दूसरी होता है। भैरवाल की संधि हो जाती है साथियों 1846 में होता है भैरवाल की संधि भी, लेकिन याद रखना होगा उससे पहले 18 सितंबर को एक लड़ाई होती है मुदकी की लड़ाई, उसके बाद भैरवाल की संधि होती है 22 दिसंबर 1846 को होती है। ठीक है, फिर उसके बाद साथियों एक और युद्ध होता है साथियों, आगे चल के देखेंगे, द्वितीय आंग्ल आंग्ल सिख युद्ध होता है। उसके बाद 1848 में ही रामनगर का युद्ध हो जाता है साथियों। ठीक है, लेकिन ये रामनगर का युद्ध दिया है इस वजह से थोड़ा सा मुझे लग गया कंफ्यूजन, क्योंकि रामनगर का युद्ध पहले होता है, भैरवाल की युद्ध बाद में होता है। रामनगर का युद्ध जो होता है साथियों वो 22 नवंबर को हो जाता है। अच्छा, लेकिन 48 में होता है, ये 46 में होता है, माफ करिएगा, भैरवाल 48 में 46 में, यहाँ मैं भी थोड़ा कंफ्यूजन हूँ, लेकिन एक दो और कहीं किसी विकल्प में नहीं दे रहा है, इसलिए ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो कंसिस्टेंस है, ये तो क्लियर है ना। बाकी और कहीं देखिए एक दो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यही वाला सही होगा। बाकी एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। देखिए मैं भी कंफ्यूज था रामनगर का, देखिए यहाँ पे 48-46 को लेकर के मैं कंफ्यूज था साथी। देखिए 22-22 दोनों में था ना, इस वजह से। देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे तो सबसे पहले प्रथम आंग्ल सिख युद्ध को लेकर के, तो 1845-46 में होता है और 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि से यह युद्ध समाप्त हो जाता है। आगे चल के मुदकी की लड़ाई लड़ी जाती है 18 सितंबर 1845 ईस्वी को, ध्यान रखिएगा। बहरवाल की संधि साथियों 22 दिसंबर 1846 को होता है। फिर 1848 और 49 के बीच में देखिए ज्यादा समय 2 साल के बाद ही फिर से द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हो जाता है। और रामनगर का युद्ध साथियों यह 22 नवंबर 1848 में होता है। जबकि चिलियानवाला का युद्ध जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके पेपर में आ जाएगा, यह साथियों 13 जनवरी 1849 को लड़ा जाता है। तो उसका मोस्ट इंपोर्टेंट बनाओ, वो वाकई में इंपोर्टेंट है, चिलियानवाला का युद्ध है। अगला, हैदर अली के द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष डिंडीगुल, ठीक है, डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पे याद रखिएगा 1755 में। कब? 1755, यानी जवाब होगा आपका प्रश्न का सी फॉर राइट आंसर। ठीक है, हैदर अली का नहीं तो भाई मेरे ऊपर भी ये लोग केस कर देंगे। आप जानते हैं मैथ वाले टीचर आपस में लड़ते रहते हैं, पता चला मुझको बोल देंगे कि मेरा कॉपीराइट किया सी फॉर वाला, तो भाई फंस जाएगा मामला, है ना। हैदर अली का जन्म साथियों मैसूर के कोलार में 1722 में हुआ था, ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। इन्होंने खांडेराव नामक ब्राह्मण को अपना सलाहकार अपॉइंट किया, ये जरूरी है। फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में 1755 ईस्वी में इन्होंने आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना की है। प्रारंभ में हैदर अली ने अपनी राजधानी मैसूर रखी, बाद में श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी को इन्होंने ट्रांसफर किया हुआ है, तो इसे थोड़ा ध्यान रखिए, जरूरी है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। उसकी सेना में 33,000 घुड़सवार हैं। उसने मैसूर की चामुंडेश्वरी देवी के मंदिर के लिए दान भी किया है। उसने अपने तांबे और सोने के सिक्के पर शिव पार्वती तथा विष्णु की मूर्तियां अंकित कराई हैं। यह बात किसके लिए कहा गया है? ये सारे स्टेटमेंट किसके लिए सही है? साथियों ये सारे स्टेटमेंट हैदर अली के बारे में सही है। हैदर अली ने ये सारा काम करवाया है। इनमें से सही जवाब आपका हो जाएगा प्रश्न का सी हो जाएगा साथी, राइट आंसर। तो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन है, ऐसा अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता तो याद रखिएगा कि आएगा कि किसकी सेना में 33,000 घुड़सवार थे, जवाब होगा आपका हैदर अली। किसने चामुंडेश्वरी देवी के मंदिर के लिए दान दिया, तो जवाब होगा हैदर अली। किसके तांबे और सोने के सिक्के पर शिव पार्वती तथा विष्णु की मूर्तियां अंकित थी, तो जवाब होगा हैदर अली। ऐसा सवाल आपसे पूछा जाएगा। मैंने क्वेश्चन भले ही, क्योंकि मुझे कई सारा क्वेश्चन साथ ही कवर कराना है, इसलिए मैं क्वेश्चन को कई रूप में घुमाता हूँ। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन टीपू सुल्तान के संदर्भ में सही है? टीपू ने 1787 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की थी। इसने आधुनिक कैलेंडर लागू किया था। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो साथियों बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा आपका इस प्रश्न का राइट आंसर, यानी सही जवाब साथियों। ठीक है, देखिएगा सी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। अब थोड़ा समझते हैं साथी। देखिए
1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान मैसूर के शासक बनते हैं और थॉमस मुनरो ने टीपू सुल्तान के बारे में कहा कि टीपू नई रीति से चलाने वाला अशांत आत्मा है, खतरनाक व्यक्ति है। ठीक है। 1787 ईस्वी में टीपू ने बादशाह की उपाधि को धारण किया और अपने नाम के सिक्के चलवाए। टीपू ने आधुनिक कैलेंडर को भी लागू किया। इसके समय में श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की गई और टीपू सुल्तान उसके मेंबर भी हैं साथियों। पूर्णिया और कृष्णराव इसके दो प्रमुख हिंदू मंत्री हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना के लिए टीपू सुल्तान ने साथियों दान भी दिया हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सर्वप्रथम घटित हुई थी, मतलब इनमें से कौन सी घटना पहले हुई थी, ये आपको बताना साथी। तो अगर आप ध्यान रखेंगे बनारस की संधि, ठीक है, तो ये कब होती है, 1773 में होता है साथियों, बनारस की संधि। ठीक है। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब होती है, 1792 में होता है, तो ये तो इससे बाद में हो गया। मंगलौर की संधि कब होती है, 1784 में होती है मेरे भाई, 1784। मद्रास की संधि कब होती है, 1769, 1769। आपसे पूछ रहा है कि भाई 69 में कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, तो कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, तो 1769 वाली घटना पहले हुई थी, क्योंकि सर्वप्रथम घटित हुई थी, तो सबसे पहले मद्रास की संधि हुई थी। डी हो जाएगा प्रश्न का, ऐसा सवाल आ जाएगा छोड़ देना। ठीक है, मतलब अगर डाटा याद होता है तो सॉल्व कर देना, बाकी नहीं तो छोड़ देना भाई, रिस्क मत लेना। ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो 1767 से 69 में, याद हो जा रहा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना। मद्रास की संधि 4 अप्रैल 1769। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780-84। मंगलौर की संधि हुई थी 1784। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। बनारस की संधि हुई 1773। फैजाबाद की संधि होती है साथी 1775 में, याद रखिएगा। अगला, बंगाल में ब्लैक होल की घटना कब हुई थी, बंगाल के अंदर ब्लैक होल की घटना कब घटित हुई थी। अच्छा क्वेश्चन है। आप जानते हैं बंगाल में बंद कर देते हैं, कमरों में जाके कितने लोग मर जाते हैं अंग्रेज, पर ये सूचना सही है कि गलत है, कुछ लोग कहते हैं गलत है, कुछ लोग कहते हैं सही है। पर बहरहाल कब हुई थी ब्लैक होल की घटना, 20 जून 1756 को। तो कहीं दिख रहा है क्या 20 जून 1756, अगर दिख रहा है तो टिक मार दीजिए, सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, 20 जून 1756। कुछ और घटना याद रखिएगा कि ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756, अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757। यहाँ से कुछ चैप्टर रटने वाला होता है यार, इसलिए मैं इन चैप्टर को वाकई में पढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि सब रटने वाला है। प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757, जबकि बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764। इलाहाबाद की पहली संधि होती है 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है 16 अगस्त 1765 को। ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अगला, ये तो क्वेश्चन कई बार मैंने करा दिया है कि शिवाजी और कछवार राजा जय सिंह के बीच में, इससे पहले वाले सेट में भी शायद ये क्वेश्चन था, कब हुआ था संधि, तो अब तो पता चल गया होगा। 22 जून 1665 वाली घटना सभी को याद हो गया होगा, ये 1665 और 1765 है ना, तो याद कर लीजिएगा, ए हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। और यहाँ पे इसका कर लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। पुरंदर की संधि कब होती है, 22 जून 1665। शिवाजी का राज्याभिषेक 6 जून 1674। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761। सूरत की संधि 7 मार्च 1775। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1775 से 82 के बीच में। सालवाई की संधि होती है 17 मई 1782, जबकि बसीन की संधि होती है 31 दिसंबर 1802 को साथियों। अगला, और आज का आखिरी क्वेश्चन है, कल फिर से इसका लास्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे, फिर उसके बाद करंट अफेयर का भी कल हम कोशिश करेंगे शाम को अपलोड करें। मद्रास की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह सकते हो कि यह संधि टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य में हुई। मद्रास की संधि टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच में होती है। टीपू सुल्तान, मद्रास की संधि समाप्त हुई हैदर अली और अंग्रेज के बीच में होता है। ठीक है, तो टीपू सुल्तान यहाँ नहीं था भाई, ये वाला क्वेश्चन आपका गलत है, पहला विकल्प। इस संधि में अंग्रेजों की प्रतिष्ठा पर भारी धक्का लगा। हाँ, क्योंकि पहली बार अंग्रेजों को दक्कन क्षेत्र में किसी से संधि करनी पड़ी थी और था भाई साहब हैदर अली। बिल्कुल सही है, तो बी वाला तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, कि इनको बहुत जोर का धक्का लगा था, झटका तो लगा ही था साथ ही। ठीक है, समझिएगा इस बात को कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध आप जानते हैं 1767 से 69 के बीच में मराठा तथा निजाम एक तरफ थे, अंग्रेजों की तरफ थे, और हैदर अली के विरुद्ध ये लोग लड़ रहे थे जब पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होता है साथियों। ठीक है, यह युद्ध जो है मद्रास की संधि जो कि 4 अप्रैल 1769 में होती है, वहां से साथियों यह समाप्त हो जाता है और हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में होता है। जवाब में था टीपू सुल्तान, जो कि गलत था साथियों। ठीक है, अब क्या हुआ, इस संधि के तहत अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को भारी धक्का लगा, क्योंकि एक भारतीय शक्ति ने मद्रास के द्वार पर संधि की शर्तों को निश्चित किया था और हैदर अली ने निश्चित किया था। बस थोड़ा बहुत कुछ गद्दारों ने गद्दारी कर दिया, वरना हैदर अली तो अकेले ही भारी पड़ जाता था। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो अंग्रेज की अजयता को समाप्त कर दिया गया। ठीक है,
प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में एक तरह से ऐसे समझा जाए कि लोग कहते थे कि यही अजर अमर है, लेकिन जब संधि करना पड़ा तो उसकी अजेयता को समाप्त कर दिया। ऐसा स्टेटमेंट भी आपसे सवाल में पूछा जा सकता है साथियों, ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में 3 लोग एक तरफ थे और त्रिगुट में थे और हैदर अली भाई साहब अकेले थे। कौन-कौन 3 लोग थे? मराठे, निजाम और अंग्रेज एक तरफ हैं और हैदर अली साथियों अकेले थे। तो इस प्रकार से साथियों वह प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है समाप्त हो जाता है। अब हम मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अच्छे से आप लोग रिवीजन करिएगा, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए हमें आप इजाज़त दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद। और हाँ, रिवीजन आप ज़रूर करिएगा, मैं बार-बार कह रहा हूँ। 15 सेट मैंने करा दिया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, आप वहाँ से टेलीग्राम जो है साथियों जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं कल के सेशन में, जय हिंद।